उन्होंने कहा वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं। दिख रहे हैं? अच्छा, ये हम लोग दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, दिख रहे हैं, मैं भी हूँ। हाँ हाँ, दो। अच्छा अच्छा, मैं बैठ जाती हूँ, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। अब मैं दिख रही हूँ। हेलो। हाँ, कह रही हूँ। हाँ, हम दोनों ही बैठे हैं, आ जाओ इधर बैठ जाओ। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो टाइम ही हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं इसी तरह बैठी रहूंगी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बुक्स ये बुक्स वगैरह हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो हेल्प वो तो उसमें तो मुझे गले में से पानी दे दो, मेरा गला भी सूख गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो हट जाएगी, उसकी तो बच्ची वेट कर रही है ना। हेलो हेलो, मैं शुरू करूं क्या? हम्म। हाँ मैं अच्छा अच्छा, तो अगर संध्या तुम कहती हो तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। हम्म। तो आज ओके ओके, सबको मेरा नमस्कार। मेरे हमारे पीडब्ल्यूए उत्तर प्रदेश का जो ये आयोजन है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। तो मैं पीडब्ल्यूए उत्तर प्रदेश के इस आयोजन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये आयोजन किया। जी जी, और मेरा आज का टॉपिक जैसे आप लोगों को पता ही है कि फहमीदा रियाज जो ओके ओके, कि फहमीदा रियाज जो अम, जुनूबी हिंद मतलब साउथ साउथ एशिया में जो एक पोइटिस थी, पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी बहुत गहरा मजबूत था, और 7 साल वो यहाँ सेल्फ एग्जाइल में रही। तो आज मुझे उन पर कुछ कहने के लिए कहा गया, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक उनकी कविताओं, उनकी पोइट्री के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनका इंट्रो करा दूं कि पहली बात तो मैं ये कहूं कि जुनूबी एशिया यानी कि साउथ एशिया की ये जो इनकलाबी शायरा थी, जिनकी शायरी प्रतिरोध की है और एक औरत की है, जिसे उर्दू में निसाई आवाज कहते हैं, एक औरत की आवाज, एक नारी की जो चेतना है, ये पैरेलल उनकी शायरी में चली। तो उनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई? तो मेरी उनसे मुलाकात इस तरह हुई कि मैं जेएनयू में पढ़ रही थी, तब एमफिल में थी, और ये तब एज ए गेस्ट आई थी। तो जो हमारे प्रोफेसर थे मोहम्मद हसन साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझसे इनसे मिलने के लिए कहा, और मैं भागती दौड़ती उनसे मिलने पहुंची। नेचुरली मुझे उस समय शन्ने नकवी से ये भजन सुन रही थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पाकिस्तान से एक उर्दू की शायरा आई है और वो कह रही है कि मुझे आप मीरा का ये भजन सुनाइए और सूर का वो वाला पद सुनाइए। एनीवे, मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैं चली आई। फिर उसके 1 साल बाद ये पता लगा कि किसी मैस में हमारे किसी रात में रेसिडेंशियल उसमें थी, हॉस्टल में रहती थी, कि फहमीदा रियाज आई हुई हैं और उनके पति आए हुए हैं। तो मैं गई उनसे मिलने, उनकी बहुत सारी लोग सब कविताएं सुन रहे थे, और मेरी पहली मुलाकात तो उनसे हो ही चुकी थी, उनके बारे में भी काफी कुछ जानती थी। लेकिन उस समय जब मैं उनसे मिली तो मैंने पूछा, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? शायद संध्या को एक बात याद हो कि वो अपनी जो छोटी बहनें सरीके होती थी और उनके अंदर कुछ एक जुझारू होती थी, कुछ करने की हिम्मत, तो वो उनका बड़ा लाड़ करती थी, दुलार करती थी। ऐसे ही मैंने इलाहाबाद में देखा था कि जब वो संध्या का कर रही थी, तो मुझे वो दिन याद आया कि जेएनयू में मुझे गले लगा लिया और बहुत खुश हुई। पूछी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैंने कहा मेरठ की। बोले, अरे मेरठ की तो मैं भी हूँ, मैं वहां पैदा हुई थी। तो यहाँ से हमारी बात चली, फिर उन्होंने मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया।
यहाँ मैं एक बात क्लियर करूं कि उनके डेथ के बाद जो लेख लिखे गए या जिन लोगों के इंटरव्यू हुए, सभी लोगों ने बताया कि वो जब इंडिया आई और 7 साल सेल्फ एग्जाइल में रही, तो उनको जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया गया था और वो वहां गेस्ट हाउस में रहती थी या फिर दूसरी जगह रही। तो मैं बताऊंगी कि एक चीजों में उनकी विकिपीडिया में भी वो मिस किया गया है कि जामिया बिल्कुल गई, जामिया गेस्ट हाउस रही, लेकिन जामिया जाने से पहले सबसे पहले वो जेएनयू के गेस्ट हाउस में रही थी, वहां मंडी हाउस में जो था गोमती गेस्ट हाउस, उसमें रही थी और उनको जेएनयू से अटैच किया गया था सबसे शुरू में। उसकी कहानी तो उन्होंने बताया कि मैं गोमती गेस्ट हाउस में हूँ और फिर मेरा वहां आना जाना, वो और उनके पति। देखिए वो हिंदुस्तान जब आई थी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, वो जियाउल हक का रिजिम था और उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए थे वो कम से कम 10 क्रिमिनल केसेस थे जिसमें उनको सजाए मौत भी हो सकती थी। और उसमें उनकी एक बहुत मशहूर नज्म चादर और चार दीवारी भी थी। मेरे ख्याल से मुझे वो इस समय नहीं है कि मैं उन सारी कविताओं को आपके सामने पढ़ूं, लेकिन उस तरह की शायरी वो वहां कर रही थी और वो नज्म भी थी, क्योंकि उन्होंने पूरी व्यवस्था पर, उस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर और उनके सोशल सिस्टम पर उन्होंने एक प्रहार किया था। तो उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात थे और जो उनके ऊपर धारा लगाई गई थी वो बहुत सख्त थी। तो इसलिए वो, और उनको अरेस्ट वारंट आ गए थे। उनकी नज्म भी है उसके ऊपर, सर्च वारंट, खाना तलाशी, खाना तलाशी एक नज्म भी है उनकी। तो वो उनके पति और उनके दोनों के खिलाफ आए थे, लेकिन पति को तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उनको जेल जाने से उनके एक फैन थे, उनके उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बताया था ये सारी बातें, क्योंकि मेरा तो उनसे बहुत लंबा ताल्लुक रहा है। 7 साल वो यहाँ रही और उसके बाद जब आती रही तो एक एक चीज शेयर करती थी, पर्सनल और लिटरेरी जो उनका संघर्ष था। तो उनको फिर वो किसी ने उनकी जमानत ली और जब वो यहाँ आई तो अमृता प्रीतम के पास सबसे पहले आई। आपको ध्यान होगा कि रसीदी टिकट में भी अमृता प्रीतम ने उनकी शायरी और उनकी शख्सियत पर कुछ लिखा है। बहुत प्यार करती थी अमृता जी उनसे। तो अमृता जी ने तब इंदिरा गांधी से बात की थी, उस समय प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी ने महमूदा बेगम जो आईआईसी में थी, कश्मीर की थी, उनसे बात की और उनको फिर मोहम्मद हसन साहब से बात हुई, फिर उनको जेएनयू से अटैच किया गया, फिर जेएनयू के बाद वो जामिया से उनको अटैच किया गया था। तो फिर तो खैर 7 साल का लंबा बहुत अरसा था। और वो कहाँ कहाँ रही, वो नरैना विहार में रही, वो सुखदेव विहार में रही, गोमती गेस्ट हाउस में रही, जामिया के गेस्ट हाउस में रही, ये 4 जगह वो इन 7 सालों में रही। और मेरा उनसे लगातार एक संबंध बना रहा। रात जब मैंने ये इनविटेशन उनकी बेटी को कराची वीरता अली को भेजा, वो बहुत भावुक हो गई और मैं आपको बताऊं कि रात के 2 बजे तक हमारी चैटिंग होती रही और वो उन सड़कों, उन गलियों को याद करती रही, क्योंकि वो तो बहुत छोटी थी, मुझे तो अब याद नहीं। उसने कहा आपकी गोद में मेरा बचपन गुजरा है। तो वो उनका संघर्ष का समय था। अब मैं आती हूँ कि ये औरत जब यहाँ पहुंची, आप लोगों ने शायद उनकी वो दिल्ली नज्म सुनी हो कि दिल्ली तेरी छाँव बड़ी कहरी, क्योंकि उनको 2 चीजों से बहुत मोहब्बत थी। एक तो हिंदुस्तान की धरती से, मेरे साथ बहुत तकलीफ होती है जब मैं उनका जिक्र करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने उस संघर्ष को देखा है उनके, जो उन्होंने भारत में रहते हुए किया। वो किन हालात में वहां से आई थी वो मैंने नहीं देखे, मैंने सुने हैं, लेकिन वो यात्रा उनकी रचनात्मक यात्रा में झलकती है, उनकी कविताओं में झलकती है। और एक वो सिर्फ पत्रकार नहीं थी, हम वो सॉरी पत्रकार कह रही हूँ, कवित्री नहीं थी। कवित्री के तौर पे तो उनको दुनिया जानती है, जो भी साहित्य प्रेमी है। और मैं वो हमेशा धन्यवाद देती थी और मैं खुद देती हूँ कि उर्दू शायरा होते हुए उर्दू से ज्यादा हिंदुस्तान में उर्दू से ज्यादा उनकी कद्र जो है वो हिंदी साहित्य वालों ने की है। और यहाँ रहते हुए जो भी उनकी कुछ किताबें छपी वो हिंदी में पहले छपी, उर्दू में तो मुझे नहीं ध्यान। यहाँ तक कि वो अपने आखिरी दिनों में जब कई बार आई हैं और यहाँ ठहरती थी टीपी त्रिपाठी साहब के यहाँ पर,
तो वो फिरोज शाह रोड टेहरा पर, तो वो बहुत चाह रही थी कि उर्दू में उनका पूरा कलाम आ जाए, लेकिन कई हमने पब्लिशर से भी बात की, लेकिन उर्दू वालों की तो बहुत शर्तें थी कि ये वाली नज्म हटा दीजिए और ये लाइन हटा दीजिए, और जाहिर है वो ये इस किस्म के समझौते नहीं करना चाहती थी। और हिंदी में तो 2 साल 2 या 3 साल हुए वाणी प्रकाशन से उनका सब ये लालो गौर, ये पूरा उनका मजमुआ कलाम आ चुका है। सारे जो उनकी शायरी की थे उसका पूरा एक संकलन है, लेकिन उर्दू में अभी तक नहीं आया। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ। और ये भी कि उनकी डेथ के बाद भी हिंदी वालों ने तो उन्हें याद किया। एक प्रोग्राम इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था और उसमें शायद ही उर्दू का कोई एक आदमी होगा। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि उर्दू वालों ने उनको उस तरह नहीं सराहा या कदर की, और हिंदी में वो छपी भी, पढ़ी भी गई और बहुत प्यार भी किया गया। तो जब वो यहाँ पहुंची तो उनके बहुत सारी किताबें आ चुकी थी, शायद आप लोग जानते हो कि सबसे पहली उनकी किताब थी पत्थर की आवाज। और पत्थर की आवाज उनकी उस जब वो ग्रेजुएशन में थी, पढ़ रही थी, तभी उन्होंने वो कविताएं लिखी थी। और उसका जो उन्होंने प्रीफेस लिखा था, बहुत अच्छा है उनका प्रीफेस। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि कलम तोड़ दिया था और बहुत सराहा गया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। और यहाँ के जो बहुत लिटरेरी सर्किल में जो बहुत क्रिटिक थे, प्रगतिशील लेखक संघ ही नहीं, तमाम लोगों ने उसको सराहा था। लेकिन उन्होंने उसमें लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। उस रचनाकार की 2 तरह की यात्रा हमें नजर आती है। एक तो लड़की, 16-17 साल से उन्होंने शायद लिखना शुरू कर दिया था और बहुत अच्छे रिसालों में वो छपती थी। तो वो जो एक बहुत ही भोली और इंटेलिजेंट, ब्यूटी और इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन थी वो। तो उसका पर तो उनकी उन नज्मों में नजर आता है कि वो नेचर से प्यार करती हैं, सागर से करती हैं, नदियों से प्यार करती हैं, बारिश से उन्हें बहुत प्यार था, रंगों से बहुत प्यार था। और ये प्यार तो उनका आखिरी दम तक रहा है, जब तक वो हिंदुस्तान आती रही। उनके दोस्त हैं सुबोध लाल, उन्हें याद होगा कि उनके यहाँ होली में किस तरह से वो नाची थी, वो, वो मस्त होकर, और हर त्योहार मनाती थी। तो वो चीज उनकी उन कविताओं में, शुरू की कविताओं में नजर आती है। लेकिन साथ साथ एक बगावत, एक इनकलाब, एहतजाज, व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त आवाज उसी वक्त से वो आनी शुरू हो गई थी। और वो लिखती भी हैं कि उन्होंने ये तो लिखा कि शायद मुझे अब और आगे लिखने की जरूरत नहीं हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी संभावनाएं हैं और कितनी जहतें हैं, कितनी दिशाएं हैं, दिशा है जहां पर उन्हें अभी काम करना है। क्योंकि उसके बाद तो फिर उनकी ग्रेजुएशन के बाद उनकी अरेंज मैरिज हुई, और अरेंज मैरिज के बाद एक बिल्कुल एक बहुत ऐसा लगा कि पता नहीं कौन से दरवाजे खुल गए उनकी सोच के, उनकी अनुभूति के, उनके अनुभव के। वो ऐसी खुशबुएं महसूस करने लगी जो एक औरत ही कर सकती है। और हम असमत चुगताई की लिहाज के साथ पैरेलल उनको रख के उनकी शायरी को, वो तो एक कहानी थी, ये उनकी पूरी शायरी है। और मैं यहाँ कहूंगी जो उनकी शायरी है, जो उन्होंने जिन्स के बारे में, जो सेक्सुअलिटी के बारे में लिखी है, जिन चीजों का उन्होंने बहुत खुलकर जिक्र किया है, बदन दरीदा में, जिसे हम कहेंगे बहुत सेंसुअल है और इरोटिक भी है, लेकिन नॉट वल्गर, हाईली इरोटिक बट नॉट वल्गर। मतलब वो उस चीज का जिक्र करती हैं। वो तो खैर उन्होंने उससे पहले अपनी पहले ही संकलन में जो उनका था उसमें एक है, एक लड़की की हंसी। और हंसी में जब वो कहती हैं कि लड़की की लज्जत की सिसकी, आप में समझ सकते हैं ये शब्द, लज्जत की सिसकी, सरशारी, पुरुष और औरत का जो संबंध है, न्यूरो बायोलॉजिकल, और फिर उसमें इमोशनल, शी वॉज वेरी इमोशनल। वो जितनी प्रतिरोध की शायरी उनके यहाँ नजर आती है, लेकिन प्रैक्टिस वो साथ साथ सेंसिटिव भी बहुत थी। और सेंसिटिव होने का एक नुकसान उनको ये हुआ कि उनकी जो सेंसिटिविटी थी उसमें बहुत ऑनेस्ट भी थी, बहुत खुलकर अपने बारे में इन चीजों के बारे में बात करती थी। तो उनको कहीं ना कहीं
मिसअंडरस्टैंड किया गया, बहुत जगह किया गया। हिंदी वालों का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उर्दू हल्के में तो, क्योंकि मैं जब वो जामिया में थी तो मैं वहाँ देखती थी, मैं तब जामिया में पढ़ा रही थी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में। तो किस तरह उसके 2 रीज़न थे कि क्यों उनको मिसअंडरस्टैंड करते थे लोग। एक तो ज़ियाउल हक की रिजिम के वो खिलाफ थी। वो पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक पॉलिटिकल सिस्टम चाहती थी और सामाजिक तौर पे एक सेक्युलर सिस्टम चाहती थी। वो पुरानी जितने भी टैबूज थे, वर्जनाएं थी, उनको तोड़कर आगे बढ़ी हैं। आप उनके अगर पुराने फोटो देखिए, हैदराबाद एक छोटा सा शहर है सिंध का, वो वहां रहकर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बहुत छोटा शहर है। तो बड़े शहर में तो वो बाद में सीधे लंदन गई शादी के बाद, लेकिन उनके तेवर वहीं नजर आते हैं। फिर जब वो लंदन पहुंची तो लंदन में बीबीसी, उन्होंने कोई एक फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया, बीबीसी में नौकरी भी की और बहुत सारी चीजें उनके सामने खुली। हालांकि विजन तो उनका बहुत पहले ही से, क्योंकि वो बताती है कि जब मैं हैदराबाद में थी, फिर मैं कराची आई, तो मैं पता नहीं हम कहाँ जाते थे, किस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते थे, जो बाहर से अखबार आते थे मैं उन्हें पढ़ना चाहती थी। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, वो रूस में क्या हो रहा है, ये सब जानना चाहती थी। एक छोटे शहर की लड़की, बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने बताया एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी कि एक क्रिश्चियन टीचर थी, उससे मैंने इंग्लिश सीखी। तो ये जो एक जुस्तजू थी जानने की, ज्ञान को बढ़ाने की, ये यात्रा उनकी वहां से शुरू हुई। और फिर उनका जो एक आत्म संघर्ष है वो उनकी कविताओं में भी नजर आता है और उनकी प्रैक्टिकल, उनकी अमली जिंदगी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो पूरा संघर्ष नजर आता है। 2 तरह का संघर्ष किया है उन्होंने, व्यवस्था से भी किया, अपने समाज से भी किया, अपने घर से भी किया और अपने आप से भी लड़ती रही जिंदगी भर। क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी अपनी एक लाइफ थी। हाँ, और जिस तरह उसमें वो प्यार भी चाहती थी, घर गृहस्थी भी चाहती थी। उनकी शादी हुई और वो शादी किसी वजह से कामयाब नहीं हो सकी। आइडियोलॉजिकली हमेशा उनकी बहुत इज्जत करती थी, बहुत इज्जत के साथ नाम लेती थी, उनसे कोई उनको शिकायत नहीं थी। उनसे एक बड़ी बेटी भी है उनकी, लेकिन आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस इतने थे कि वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करती थी और वो शादी को बहुत जरूरी चीज मानती थी। उन्होंने बहुत जगह कहा है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, ये सब कुछ नहीं है, इस उससे आगे भी है। उनकी एक नज्म है अकलीमा, मैं उसका जिक्र इसलिए करूंगी कि वो अकलीमा जो है, अकलीमा उनकी जो पहले जिन आदम थे, प्रॉफिट आदम की बेटी थी। और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। और हाबील और काबिल में दोनों में अकलीमा की वजह से युद्ध हुआ था। उस समय बताया कि वो बहन से ही बच्चे पैदा करते थे, अपनी नस्ल बढ़ती थी। तो दोनों भाइयों में बहन को लेकर लड़ाई हुई और एक भाई ने दूसरे का कत्ल कर दिया। तो अकलीमा के लिए वो लिखती हैं कि, और अकलीमा के माध्यम से, कि औरत जो है वो सिर्फ एक जिस्म नहीं है और पुरुष उसे जिस्म समझता है, रानों से ऊपर छातियों तक, और छाती से ऊपर उसके एक सर भी है, पुस्तान कहती है, एक सर भी है। सर एक सिंबल है ज्ञान का, अकल का, तर्क का, और जाहिर है वो उनके पास था। उससे खुदा एक बार ये भी पूछे कि तुम क्या चाहती हो, ये बहुत बड़ी बात थी और जो उन्होंने अकलीमा में ये बात कही थी। तो वही चीज मैं कह रही हूँ कि वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी झलकता है। वो शी वॉज वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने ये नहीं कि मैं वहां एक अच्छी जिंदगी लंदन में गुजार रही हूँ, उस जिंदगी को छोड़ के वो पाकिस्तान आई और फिर उन्होंने वहां संघर्ष किया। उन्होंने डिवोर्स ली, बच्ची उनके साथ थी और बच्ची उनकी माँ के पास रही और फिर उनका संघर्ष शुरू हुआ। और जाहिर है वो आर्थिक भी था और समाज में खुद को एडजस्ट करने का भी था, परिवार में भी था। उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं थी। बहुत लकी थी कि उनकी छोटी बहन नजमा मंजूर ने उनका बहुत साथ दिया हर जगह। हालांकि नजमा मंजूर बिल्कुल एक हाउस वाइफ, घर संभालने वाली, बहुत सुगढ़, लेकिन दोनों बहनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। और ये संघर्ष उन्होंने सीखा तो अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ बहुत यंग एज में विधवा हो गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 बेटियां और एक उनकी और भांजी थी, 3 उनको पाला। और अकेली औरत ने, मैंने उनको देखा है, उनको हम अम्मी जान कहते थे, मेरे साथ बहुत उनको प्यार था, मेरे साथ मेरे घर मेरठ जाया करती थी अम्मी जान, क्योंकि वो मेरठ ही की रहने वाली थी। तो ये संघर्ष तो उनसे सीखा, लेकिन उनका कन्फ्लिक्ट जो था,
फहमीदा रियाज का मैं आपके बारे में बताऊं कि परिवार से लेकर और समाज और सब जगह कन्फ्लिक्ट बहुत चलता रहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो उनके ख्यालात थे वो बहुत आसानी से किसी भी सिस्टम को सूट नहीं करते, और चाहे भाई तो उनके कोई नहीं था, बाप भी नहीं थे, लेकिन परिवार में बहुत से पुरुष रहे होंगे और पति ही थे, तो पुरुषों की ईगो को वो चीजें सूट नहीं करती जो एक महिला इस स्तर पर पहुंच जाती है, अपनी सोच के, अपने विजन के, अपने विजडम के, अपने ज्ञान के स्तर पर जहां पहुंच जाती है। और उनकी एक के बाद फिर तो बदन दरीदा आई, और बदन दरीदा के बाद धूप, उनकी कविताओं का संग्रह आया, फिर आदमी की जिंदगी आया, और उन्होंने प्रोज भी लिखी है, बहुत सारे उन्होंने काम किए। जब तक वो यहाँ आई तो इन चीजों से जुड़ी हुई थी, और एक रिसाला आवाज भी निकालती थी। हाँ, मैं उसका भी जिक्र, बहुत सारे उन्होंने छोटी छोटी चीजें ऐसी की हैं कि उनका जिक्र कहीं है कहीं नहीं। कुछ चीजें उन्होंने ऐसी लिखी हैं कि जिनके बारे में लोग नहीं जानते। मैं बताऊंगी कि वो क्या चीजें थी, मैं टाइम भी चेक करती जाती हूँ कि मेरे पास, खैर अभी तो काफी टाइम है। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी जो कहीं छपी नहीं है, और बाय द वे वो मेरे पास कहीं ना कहीं दूर है। जैसे उत्तराखंड में उन्होंने, उत्तराखंड में जो ये था आंदोलन, महिलाओं चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, जब वो उत्तराखंड गई, उन्होंने चिपको आंदोलन के बारे में सुना, वहां की महिलाओं के बारे में, तो फौरन उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी थी शायद, हाँ, बच्चों की कहानी, बच्चों को समझाते हुए कि ऐसे थी। तो वो पाकिस्तान में छपी उर्दू में, और पाकिस्तानी बच्चों को वो समझा रही है कि हिंदुस्तान में एक जगह ऐसे था। तो जब उन्होंने वो किताब उनकी छपी, वो मेरे पास कहीं पड़ी है शायद, तो उस पर बिल्कुल पाकिस्तानी औरतों की तस्वीरें बनी हुई हैं, शलवार कमीज पहने, सर ढके। तो मैंने कहा, अरे फहमीदा आपा, ये तो आप चिपको आंदोलन, वहां की औरतें नीली घाटी की और वहां उत्तराखंड की इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। तो कहने लगी कि देखो, मेरा मकसद तो बच्चों को बताना था। अब ये पब्लिशर की बात है कि उसने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। खैर, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आवाज वो एक मैगजीन निकालती थी, और जाहिर है उसमें भी महिलाओं की आवाज थी। एक उन्होंने वादा किताब घर, एक, हाँ, पब्लिशर भी थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों को पब्लिश भी किया। वो भी उसमें जो महिलाएं हैं, जो झाड़ू महिलाएं खास तौर से, तो उनके लेख और उनकी शायरी की किताबें उन्होंने बहुत सारी छापी हैं। और उनकी साथ उनकी एक दोस्त थी वहाँ, पोइटस हैं वो, फातिमा हसन, उन्होंने बहुत इनका साथ दिया और आखिर तक दिया। बहुत अच्छी दोस्त थी। और भी बहुत सारे उनके पाकिस्तान में दोस्त थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं उनके घर तो गई थी, लेकिन उस वक्त गई थी जब वो यहाँ सेल्फ एग्जाइल में थी। उनके रहते मैं पाकिस्तान में नहीं गई, लेकिन जो लोग उनके यहाँ पास यहाँ आते थे, उन सारे ही दोस्तों से तकरीबन तकरीबन मिली। एक और बात थी उनकी कि जब वो हिंदुस्तान आती थी, बहुत बिखरी बिखरी सी रहती थी। मतलब जैसे कोई चीज याद नहीं, अपने कपड़े खो दिए, अपना सामान, पैसे तो बहुत खोती थी वो, कहीं भी खो देती थी। वर्ल्डली विजडम उनमें बिल्कुल नहीं थी, और फिर उसका कोई उनको दुख भी नहीं होता था। मतलब जितने आर्थिक संकटों से वो जूझती रहती थी, मतलब उसमें तो आदमी को एक एक पैसे का बहुत अफसोस हो। 8,000 रुपए उनसे खो गए और फिर उनको कोई दुख नहीं। फिर हम लोग करते थे कि इनका ये नुकसान किसी तरह से कहीं पूरा हो, कोई मुशायरा पढ़े, कहीं कुछ छप जाए। लेकिन जब वो हिंदुस्तान आती थी, पता नहीं कौन सी डायरी थी, उसमें से 4 लोगों को, 5 लोगों को जरूर फोन करती थी। एक तो मैं, फरहत रिजवी, एक गुलाम रब्बानी ताबा की बेटी अजरा मुजीब, मुजीब रिजवी साहब की पत्नी, वो उनकी हम उम्र थी और दोस्त थी, एक उनको करती थी। उनकी 2 दोस्तें और थी, किरण वर्मा, किरण वर्मा के पति वर्मा जी उसमें थे, आईएएस ऑफिसर थे और बिहार के रहने वाले थे। और एक उनकी दोस्त शायद वो सरोज या संतोष नाम था, रायपुर के थे वो, मिश्रा जी, नहीं, रायपुर में उनकी पोस्टिंग थी। इन 4 लोगों को, और एक डीपी त्रिपाठी, डीपी त्रिपाठी की दोस्ती उनके पति से भी थी, और इनसे भी थी, और खूब झगड़ा भी होता था। लेकिन डीपी त्रिपाठी ने वो रिश्ता उनका आखिर तक निभाया। और बाद में जब ये एग्जाइल के बाद, एग्जाइल के 7 साल के बाद वो चली गई थी पाकिस्तान, और जब वो 8 साल बाद लौटी थी,
फिर जब भी रुकती थी तो वो यहीं पर रुकती थी, या तो मुशायरे वाले लोग बुलाते थे तो 1-2 दिन आईआईसी में या कहीं रुक जाती थी किसी होटल में, लेकिन उनका परमानेंट ठिकाना जो था अब 13 नंबर फिरोज शाह रोड डीपी त्रिपाठी का घर था, और एक गेस्ट हाउस में एक रूम था जिस पर उनका कब्जा होता था, और मैं उनके साथ वहां रहती थी फिर, क्योंकि वो बहुत सेंट्रल प्लेस था। तो डीपी त्रिपाठी को जरूर वो फोन करती थी, और वो उनकी बहुत कद्र भी करते थे और उनसे खूब नाराज भी हो जाती थी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके अंदर वर्ल्डली विजडम नहीं थी, दुनियादारी नहीं थी, और इसके उन्होंने बहुत सारे नुकसान भी उठाए। जो राइटर्स पोएट्स आमतौर पर अपने लिंक्स बनाते हैं, उन लिंक्स से उन्हें दूसरे तरह के फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे उठाते हैं, वो सब फायदे वो जिंदगी भर नहीं उठा सकी, और अब आखिर में तो उनको एक बड़ा अफसोस रहता था कि मैंने कभी कोई घर नहीं बनाया। आखिर के दिनों में इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। तो मैं एक दो बात उनकी और करके फिर उनकी एक दो कविताओं पर आऊंगी, जो उन मैं चाहूंगी कि उन कविताओं का जिक्र करूं, या उनके एक दो शेर भी आपको पढ़कर सुनाऊं। जब वो यहाँ पर थी, वो मैं जो बात कह रही थी कि वर्ल्डली विजडम नहीं थी और दुनियादारी से बहुत दूर रहती थी, और अनप्रेडिक्टेबल मूड्स भी थे उनके, और उन अनप्रेडिक्टेबल मूड्स का खमियाजा या तो उनके घर वाले भुगतते थे या उनके आसपास बहुत करीबी दोस्त, कभी कभी आयोजक भी, मे भी ये तो उन लोगों का अनुभव रहा होगा। लेकिन एक बार वो यहाँ आई हुई थी और डीपी त्रिपाठी ने उनके लिए एक आयोजन रखा। वो अक्सर रखते थे, वो जानते थे उनका क्या कद है। तो वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी ये मिसेस दीक्षित। तो उनके यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन था, और उर्दू के कई उर्दू हिंदी और सभी लोग बुलाए गए थे, लेकिन वो किसी कीमत पे तैयार नहीं थी। और उसके बाद फिर फार्म हाउस में भी उनका एक आयोजन था रात में, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा किसी चीफ मिनिस्टर के यहाँ, मैं शीला दीक्षित के यहाँ नहीं जाऊंगी, होंगी चीफ मिनिस्टर, मैं नेताओं से बहुत दूर रहती हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट से बहुत दूर रहती हूँ। तो उनको बड़ा संभालना था कि किसी तरह, और ना वो फार्म हाउस में जाना चाह रही थी, पता नहीं क्या चाह रही थी। वो कभी कभी बस उनका मूड ये होता चलो बंगाली मार्केट चले, चलो यहाँ चलते हैं। तो लेकिन उनको समझाकर हम वहां ले गए, और जाहिर शीला दीक्षित की जो पर्सनैलिटी थी और जो उनका डिक्शन था, उससे फिर वो बहुत मुतासिर हुई और फिर बहुत खुश हुई। मैं ये अगर शायद फोटो नजर आए तो मैं ये भी दिखाती हूँ कि ये उसी पार्टी का फोटो है, और इसमें प्रोफेसर कमर रईस जो उर्दू के और प्रगतिशील लेखक संघ, बहुत लेखक थे बहुत बड़े, जाहिर है उनका बहुत बड़ा नाम था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो ये भी थे, मैं भी हूँ उसमें। तो उस पार्टी से फिर वो खुश हुई और रात में भी गई। इसी तरह एक घटना इलाहाबाद में, जब हम लोग इलाहाबाद गए, वो शताब्दी मनाई जाती और जा रही थी भगत सिंह की, और हमें बुलाया था इन्होंने, अली अहमद फातमी ने शायद बुलाया था, मैं उनके साथ थी और हम किसी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। संध्या को और बल्ली चीमा को, इन लोगों को याद होगा कि वो 3-4 दिन कितने अच्छे गुजरे वहां पर। तो वहां हमें बताया उसने, जफर बख्त हमारे होस्ट थे, एक दिन वहां रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की पोतियां आपसे मिलना चाहती हैं और फला रेस्टोरेंट में बुला रही हैं। लेकिन वो बिल्कुल नाराज, कह रही मैं नहीं, मैं प्रेमचंद को पढ़ती हूँ, मैं उनको जानती हूँ, लेकिन मुझे क्या मतलब है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, और इस तरह से कह के वो टालने लगी। हमने कहा नहीं देखिए प्लीज चलिए, बोली नहीं मैं तो ढाबे पर बैठकर चाय पीऊंगी। और उन्हें इलाहाबाद से बहुत प्यार था, और इलाहाबाद से प्यार होने का एक कारण था फिराक गोरखपुरी और महादेवी वर्मा, मतलब बहुत श्रद्धा भाव से प्यार करती थी वो इन लोगों को। और जाहिर है उनकी शायरी को उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा था, बड़ी गंभीरता से पढ़ा था, इसीलिए उनसे प्यार करती थी। तो इसीलिए इलाहाबाद से भी बहुत प्यार करती थी, इलाहाबाद बहुत बार गई। तो फिर कहने लगी कि नहीं, मैं ढाबे पर बैठ के अली जावेद के छोटे भाई परवेज को फोन करके बुलाया और कि नहीं मुझे लेकर चलो, मैं कहीं चाय पीऊंगी। लेकिन खैर फिर हम लोग गए, हमने कहा नहीं बुरी बात है, उन लोगों ने बुलाया, वहां भी गए, और जो उनकी तमन्ना थी वो इलाहाबाद के संगम पर भी गई। वो मार्क्सिस्ट थी, किसी धर्म में बिलीव नहीं करती थी, अभी कल ही रात ही कह रही थी। लेकिन एक चीज बताऊं, जो कल्चरल हेरिटेज थी, जो रिचुअल्स थे, उनको उनके प्रति उनका बहुत श्रद्धा भाव था। जैसे हिंदुस्तान में रहते हुए
होली मनाती थी, दिवाली मनाती थी, यहाँ तक कि जब जन्माष्टमी होती थी तो अपने बच्चे को भेज रही हैं, कबीर को, वीरता को, कि सुखदेव विहार में तब वो रहती थी, कि तुम वहां जाके वो पूरा सजाते हैं ना कृष्ण जी का, तो वो उसमें बहुत इन्वॉल्व रहती थी, नदियों से बड़ा प्यार करती थी। और मैं उनके साथ ग्रो हुई हूँ, इतने साल गुजारे हैं, बहुत सारी चीजें शायद वहीं से ड्राइव हुई हैं या ओरिजिनली मेरे अंदर होंगी। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो संगम पर जाएंगे। तो संगम पर हमें लेकर गए असरार गांधी और अली अहमद फातमी। अच्छा, ये लोग जाके वहां बड़े देवर शॉक्ड कि हमने कहा कि हम यहाँ आरती करेंगे, और हम कश्ती में बैठे दोनों चारों लोग, तो ये लोग कहने लगे आरती करेंगे आप? हमने कहा हाँ हाँ आरती करेंगे। फिर हमने फूल लिए, दिए लिए, पानी में वो दिए छोड़े, और हम दोनों बहुत खुश थे। तो वो वाली चीजें जो उनके अंदर थी, वो हिंदुस्तानियत से जो उन्हें एक प्यार था यहाँ की मिट्टी से, वो उन्होंने जो कविताएं यहाँ बैठकर लिखी हैं, मैं आज ढूंढ रही थी, लेकिन वो पूर्वांचल कविता मुझे नहीं मिल सकी, जब वो प्रगतिशील लेखक कवियों के साथ मुशायरे में गई थी। कैफी आजमी साथ थे उनके, और सरदार जाफरी थे, और दूसरे कवि थे, और वो एक बहुत लंबे टूर पर उनको ले गए थे, इलाहाबाद, बिहार, गोरखपुर, गोरखपुर में गई थी, वहां किसी के यहाँ बस्ती में शायद, हाँ वहां रुकी थी। तो जगह जगह मुशायरे हुए थे, एक लंबा टूर था। तो उन्होंने फिर गौतम का वो कविता इस वक्त मेरे पास नहीं है, और मैं कविताओं को अगर मैं यहाँ सुनाऊं तो पूरा टाइम निकल जाएगा। मेरे पास तो उनकी यादों के वो खजाने हैं जो शायद दूसरे लोग नहीं वाकिफ हैं उनसे। तो और उनकी रेख्ता पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में सारी कविताएं मौजूद हैं, और उर्दू में उनका कलाम नहीं है, लेकिन वाणी प्रकाशन से आ चुका है उनका। तो ये दो वाकई, और एक और चीज जो औरत की अपनी आइडेंटिटी है, अपना अस्तित्व है, वो उसका जमाना था। सावन, सावन आ रहा है, उनको बारिश और ये मौसम बहुत पसंद था, और हमेशा इस मौसम में एक धानी चुनर, और खूब गीत भी गाती थी, और फौरन शंकर मार्केट से धानी चुनर खरीद कर लाई, अपने लिए भी मेरे लिए भी। वो ओढ़ती थी, धानी चूड़ियां पहनती थी। तो किरण वर्मा ने उनको इनवाइट किया, बिहार के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की वाइफ है उनकी, कोई क्लब था, और चाणक्यपुरी में वो लोग सावन का कुछ कजरी वगैरह गा रहे थे। ये चीफ गेस्ट थी, ये गई। नेचुरली जो ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां थी और नेताओं की बीवियां थी, तो वो उनका जो रहन सहन है, और फिर उनका इंट्रोडक्शन हुआ सबका, मिसेस सिन्हा, मिसेस वर्मा, मिसेस फला, मिसेस ये, तो वो सब बताती रही, और ये भी बता रही थी कि उनके हस्बैंड किस डिपार्टमेंट में है। वो सब सुनती रही। मतलब मेरे लिए तो ये सीखने की चीजें थी उनसे, वो कभी मैं नहीं भूल सकी। तो उन्होंने उसके बाद में कहा कि आप लोगों ने ये तो बता, मुझे ये तो पता लगा कि आपकी आर्थिक मतलब माली हालत, माली हैसियत क्या है, और आपकी सोशल पावर क्या है, आपके हस्बैंड्स की, आपकी नहीं, आपके हस्बैंड की सोशल पावर क्या है, और आपकी जात बिरादरी क्या है, आप मिश्रा हैं कि सिन्हा है कि श्रीवास्तव है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप कौन हैं। और उसके बाद सब औरतें एक दूसरे को देखने लगी कि आप लोग एक दूसरे को अपने नाम से तो बुलाती होंगी। एवरीबडी वाज शॉक्ड। वो इतने सालों से मिल रही थी, क्लब के सारे आयोजन होते थे, मगर वो मिसेस सना और मिसेस वर्मा ही थी, और एक दूसरे का नाम ही नहीं किसी को मालूम था। तो वो बोली कम से कम आप लोग एक दूसरे को अपने नाम से तो बुलाइए, मैं भी आपका नाम लेना चाहती। तो उनकी दोस्त किरण जो थी, सिर्फ किरण का नाम उन्हें पता था, और किरण ने ये बात बाद में कही कि पता है कि मेरे हस्बैंड को भी मुझसे शिकायत है कि सब लोग तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें किरण कहकर बुलाते हैं, कोई मिसेस वर्मा नहीं कहते हैं। तो ये एक महिला के वजूद, उसके अस्तित्व की पहचान का मामला था, जो उनके अंदर बचपन से था, बहुत बहुत स्ट्रांग था। और इसीलिए कि जब उन्हें कोई लड़की ऐसी नजर आती थी कि जो अपनी पहचान बना रही है समाज में, ऐसा नहीं है कि वो मर्द की जात से नफी करती थी, उसके अस्तित्व को नकारती थी। हम लोग अक्सर बहुत सारी चीजों पर बैठकर डिस्कशन में करती थी, मैं तो बहुत छोटी थी उनसे, मैं तो उनसे सीखती थी, लेकिन वहीं पर फिर हम लोग किसी दिन डिस्कशन में लगे हुए थे, और इस बात तक पहुंचे कि देखिए प्रकृति से हमें नहीं हम लड़ सकते, फेमिनिज्म होना चाहिए, लेकिन वो वाला फेमिनिज्म कि औरत को मर्द की उस तरह बराबरी नहीं करनी कि आज अखबार मैं पढ़ूंगी तुम अखबार नहीं पढ़ोगे।
नहीं, वो अखबार दोनों, वो कहती थी अखबार दोनों पढ़ेंगे और अखबार पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस? मैं आजकल बहुत सारी सूडो फेमिनिस्ट को देखती हूँ जो कि मैं, अरे वो चाय तो मेरे हस्बैंड ही बनाकर मुझे पिलाते हैं और हम तो अखबार पढ़ते हैं और मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं नहीं, उनको तो वो क्या, बहुत सारी महिलाओं को देखा है उनके बहुत इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, वो पूरा मुकम्मल, जैसे एक निस्वानियत होती है, एक नारित्व होता है, वो वो उनके अंदर था इन सारे संघर्षों के बावजूद। लेकिन हाँ, उन्होंने पुरुषवादी समाज से या उसकी फितरत से कभी समझौता नहीं किया। वो पुरुष के कदम ब कदम चली हैं अपने संघर्ष में, जहाँ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल था उनका अपने पाकिस्तान में कायम करने के लिए। लेकिन अगर फैमिली के स्तर पर या किसी भी स्तर पर उनको लगा कि कोई उनको एज ए मर्द डोमिनेट कर रहा है, तो वो उनको कतई भी काबिल कबूल नहीं था और वो आखिरी दम तक नहीं था। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो, हाँ, एक हिंदुस्तान में रहते हुए एक और मैंने उनको बड़ी जज्बातियत में देखा था। एक और हमारे कम्युनिस्ट कॉमरेड सिफ्ते हसन रिजवी साहब थे, आजमगढ़ के रहने वाले, जो पाकिस्तान चले गए थे, अंडरग्राउंड हुए थे, उनके साथ थे सज्जाद जहीर साहब के साथ। सज्जाद जहीर लौट आए थे और वो वहीं पर बस गए थे। तो सिफ्त एजन साहब से भी बहुत क्लोज थी, उन्होंने बल्कि मुझे बताया था जब मैं पाकिस्तान गई थी तो सिफ्ते भाई के यहाँ गई, सिफ्ते भाई ने बुलाया, फहमीदा रियाज का पूरा हवाला देखा, और वो तो यहाँ आते रहते थे इंडिया। फिर मेरी उनसे यहाँ मुलाकात हुई। उनकी जब डेथ हुई तो वो जेएनयू में हुई, और ये हाँ यहाँ पर थी, जामिया में थी, गेस्ट हाउस में थी फहमीदा रियाज। लेकिन उनकी बॉडी जेएनयू से पाकिस्तान एम्बेसी में ले आई गई थी, और जाहिर है ये वहां नहीं जाती थी। बहुत बेचैन थी, बहुत बेकरार थी, और मैंने उनके अंदर वो तड़प देखी है बुरी तरह से कि मैं किस तरह सित्ते भाई के पास पहुंच जाऊं। लेकिन शाम को फिर गालिब एकेडमी में उनकी ताजियत का एक प्रोग्राम था जिसमें वो वहां गई, और मेरे सामने उन्होंने बैठकर, पता नहीं कहाँ बैठी थी, एक नज्म लिखी थी, ताजियतें करार दाते, ताजियती करार दाते। तो वो एक तरह में वो जो उनकी नज्म थी, उनका ट्रिब्यूट था कॉमरेड सिफ्ते हसन रिजवी के लिए। ये दो नज्में आज मेरे पास हैं, कहीं मुझे मिल नहीं सकी, ताजियती करारदाते और दूसरी पूर्वांचल। तो उसमें उन्होंने फिर कहा, लिखा कि ये लालो बदख्शां दिल मेरा, मतलब अगर वो, मैं जिस तरह की बातें करती हूँ, उनको ये डर था कि पाकिस्तान में पता नहीं मेरा क्या हाल करें अगर कोई मुझे दफनाए नहीं, और ये नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सड़क पर छोड़ देना, चील कव्वे आकर खाएंगे। और मेरा दिल, वो अपने दिल को लाले बदख्शां कह रही है, मतलब हीरे जवाहरात जैसा दिल, जब वो उसे खाएंगे तो मैं, मेरी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगी। एक उन्होंने ये चीज लिखी थी। इन सारी चीजों से तो वो पार थी, और कभी कभी फिर ऐसी भी बातें करती थी कि एक विल उन्होंने बाद में ऐसे करने लगे, हिंदू आकर भारत रहना चाहती थी कि मैं तो हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ, मुझे वीजा मिल जाए, क्योंकि कई लोगों को, किश्वर नाहिद को और फैज साहब की बेटियों को एक एक साल का मिल गया था, लेकिन इनको नहीं मिल पाया वीजा एक साल का। तो लेकिन आती तो रही ये, कहती थी एक साल का मिल जाएगा, मैं यहाँ रहूंगी, हो सकता है मैं यहीं मर जाऊं, और मैं यहाँ पैदा हुई थी और फिर मुझे यहाँ जला दिया जाए। मैंने कहा देखिए आप इस तरह की बिल्कुल, और उन्होंने ये रिटन में भी कहीं लिख दिया था, कहीं कहा भी था, लेकिन आप इस तरह की बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको नहीं, आपके घर वालों को बहुत परेशानी होगी। तो मैंने पूछा कि घर, बोलो आप ऐसी बातें करती हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि बस अब यही कसर रह गई थी तुमको। तो ये जो चीजें थी उनकी, कन्विक्शन जो था उनका, और मैं, टाइम तो 20 मिनट रह गए, इसलिए मैं थोड़ी सी उनकी एक दो नज्मों की बात जरूर कर लूं। देखिए उनकी जो एक उन्होंने एक, अभी जो एक किताब मुझे उनकी मिली है, मैं ये दिखाऊं, ये उर्दू में, हालांकि किले फरामोशी फहमीदा रियाज की किताब ऑक्सफोर्ड से छपी है। इसका अगर वो लोग हिंदी संस्करण कराना चाहें तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इस्लाम से पहले ईरान की तारीख पर मजदक जो जरतुश्त एक प्रीस था, उस वो इनकलाबी था, और उसने किस तरह अपने धर्म के खिलाफ और उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। लेकिन
उस समय की जो एक प्रिंस था, जो राजकुमार था, जिसकी इन्होंने जिंदगी बचाई थी, फिर वो बादशाह हुआ, उसने ही उसके उनके आंदोलन को कुचल दिया। मतलब आज के संदर्भ में अगर देखें तो हम देखें फहमीदा रियाज की हमें कितनी कितनी जरूरत है उन जैसी शायरा की। और अगर वो होती तो वो क्या फील करती, क्योंकि जो आज हो रहा है हमारे मुल्क में, उनके मुल्क में, सरहद के आर पार जो कुछ, तो जाहिर है वो चीजें उन्हें और भी तकलीफ देती। उनकी एक नज्म है एक लड़की, और ये शायद उनकी मैं बताती हूँ, शुरुआती किताब की है, एक लड़की संग दिल। तो ये उनकी पहली ही दौर की कविताओं में है। संग दिल रिवाजों की ये इमारतें कोहना, पुरानी इमारत, अपने आप पर नादिम, अपने बोझ से लर्जा, जिसका जर्रा जर्रा है खुद शकस्तगी सामा, सब हमीदा दीवारें टूटी फूटी, सब झुकी हुई कड़ियां, संग दिल रिवाजों के खस्ता हाल जिंदा में, एक सदाए मस्ताना, एक रक्स रिंदाना, ये इमारतें कोहना टूट भी तो सकती है, ये असीर शहजादी छूट भी तो सकती है। मैं बताऊं कि उनके यहाँ संघर्ष है, उनकी रचनात्मक क्रिया में, पूरे अमल में, लेकिन कहीं भी अवसाद नहीं है, कहीं भी मायूसी नहीं है। आखिर तक वो एक सोल्यूशन के साथ आगे निकलती है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये असीर शहजादी जबरो खौफ की दुख्तर, वाहमों की परवरदा, मसलहत से हम बिस्तर, जोफ यास की मातर, जब निजात पाएगी सांस लेगी दुर्राना, महवे रफ्स रिंदाना, महवे रफ्स रिंदाना, अपनी जात पाएगी, तू है वो जने जिंदा, जन औरत को कहते हैं, जिसका जिस्म शोला है, जिसका जिस्म शोला है, जिसकी रूह आहन है, यानी कि लोहे जैसी है, जिसका जिसका नुत्क गोया है बीच, बाजुओं में कुव्वत है, उंगलियों में सन्नाई, वलवलों में बेबाकी, लज्जतों की शैदाई, लज्जतों की शैदाई, इश्क आशना औरत, वस्ल आशना औरत, वस्ल मिलन, इश्क आशना औरत, वस्ल आशना औरत, मादरे खुदाबंदी, आदमी की महबूबा, मादरे खुदाबंदी, मतलब जो खुदा ने ये कुदरत बनाई है उसकी माँ है, जो औरत की जो मंजिल है। तो इस तरह से मुकाबला हुस्न, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन जाहिर है ये इनकी बहुत अच्छी कविताओं में मानी जाती। बहुत सी तवील भी है, बहुत लंबी है। कुल मुकाबला हुस्न आप समझ गए। अच्छा, ये इनकी जो बुक है फहमीदा रियाज, ये इंग्लिश में दो लोगों ने ट्रांसलेशन की है इनकी कुछ कविताओं की। इसको इंग्लिश में वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा गया है। कूलों में भंवर जो है तो क्या है, कूलों में भंवर जो है तो क्या है, कूलों में कूलों में भंवर जो है तो क्या है, सर में भी जुस्तजू का जौहर, सर में भी जुस्तजू का जौहर। देखिए वही अकलीमा वाला कंसेप्ट है। था पारा दिल भी जेरे पुस्ता, था पारा दिल भी जेरे पुस्ता, मतलब औरत के बदन के अंदर एक दिल भी है पारे की तरह जो लरसता है, लेकिन मेरा मोल है जो जो इन पर, लेकिन मेरा मोल है जो इन पर, घबरा के यूं ना गुरेज पाओ, पैमाइश मेरी खत्म हो जब, यानी कि जो मेजरमेंट लेते हैं ब्यूटी कंटेस्ट में, पैमाइश मेरी खत्म हो जब, अपना भी कोई उजू नापो। ये बहुत बड़ी चुनौती है पुरुषवादी व्यवस्था को। एक औरत की हंसी, एक औरत की हंसी पथरीले को, हाँ इनकी देखिए इनकी नज्मों में आपको पहाड़ और नदियों का जरूर और बारिश का जरूर जिक्र मिलेगा। पथरीले कोहसारों के गाते चश्मों में गूंज रही है एक औरत की नर्म हंसी, दौलत ताकत और शोहरत सब कुछ भी नहीं इसके बदन में छिपी है इसकी आजादी, इसके बदन में छिपी है इसकी आजादी, दुनिया के मोबिद के नए बुत कुछ कर ले, मोबिद कहते हैं प्रीस्ट को, दुनिया के मोबिद के नए बुत कुछ कर ले, सुन नहीं सकते इसकी लज्जत की सिसकी, लस्ट लज्जत को कहेंगे, और सिसकी आप लोग समझ सकते हैं, आप पहुंच रहे हैं वहां तक। सुन नहीं सकते इसकी लज्जत की सिसकी, इसकी बाजार में गौहरे माल
बिकाऊ है, कोई खरीद के लाए जरा तिसकी इसकी, तिसकी यानी कि सेटिस्फेक्शन। इस सरशारी जिससे वो वाकिफ है, एक सरसारी, एक सरशारी जिससे वो वाकिफ है, चाहे भी तो इसको बेच नहीं सकती। वादी की आवारा हवा आ जाओ, आओ और इसके चेहरे पर बोसे दो, अपने लंबे लंबे बाल उड़ाती जाए, हवा की बेटी साथ हवा के गाती जाए। लेकिन इस पूरी नज्म में जो एक दो चीजों की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं वही मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी शायरी जो है हाईली इरोटिक लेकिन नॉट वल्गर। अपना हाथ मुझे दे दो, ये वाली उनकी नज्म भी, उस अकलीमा है या दूसरी नज्में, और जो इनकी शुरुआत की है जो इस नज्में हैं इसके अंदर पत्थर की जुबान में, एक पत्थर की जुबान में भी उनके अंदर वही चीज चली आती है कि अपने आप को ये पहचानती हैं कि उस वक्त का जो इश्क होता है, लेकिन उनको ये बहुत जल्दी अंदाजा हो गया था कि उस पड़ाव पर वहां कोई मर्द मेरे लिए बना ही नहीं। इस बात का इजहार उन्होंने कई जगह किया है, अपनी कई नज्मों में किया है। जी सॉरी, ये कहना कुछ आसान। अब वो एक नज्म है उनका, दिल और शायर। अब मैं अपनी नादान नहीं, मैं कब तक दूंगी साथ तेरा। अब मैं इतनी नादान नहीं, मैं कब तक दूंगी साथ तेरा। ये कहना कुछ आसान नहीं, दिन डूबा बदली सब दुनिया, लेकिन तू वही पुराना। दिन डूबा बदली सब दुनिया, लेकिन तू वही पुराना। मैं कुछ भी ना कहना चाहती हूँ, आराम से रहना चाहती हूँ। ये जो उनके अंदर एक तब्दीली थी वो उनकी शुरुआती नज्मों में ही नजर आ जाती है। और जाहिर है जब तक वो बदन दरीदा तक आई, जिसमें उन्होंने बहुत सेंशुअल और जिनसी शायरी की है, तो एक बहुत कोराम मच गया था, उधम मच गया था लिटरेरी सर्किल में कि इसीलिए उनको बहुत जगह मिसअंडरस्टैंड किया गया, मिसकोट किया गया। ठीक है, जो बहुत अच्छे क्रिटिक थे वो उनको समझते थे, उन्होंने उनकी कद्र की। लेकिन वो मैंने जामिया के दौर में भी देखा है कि जब वो जामिया में थी तो बहुत ही मिडियोकर टाइप के जो शायर थे, कहीं मुशायरे में भी जाती थी तो उनसे गजलों की फरमाइश की जाती थी, जबकि उन्होंने तो गजलें तो बहुत ही कम लिखी हैं। शुरुआत में शायद 5-6 उन्होंने गजलें लिखी हैं, उसके बाद उन्होंने सब नज्में ही लिखी हैं, गजलें नहीं लिखी। लेकिन लोग इस तरह से उनको ह्यूमिलेट करते थे कि कोई गजल सुनाइए, नहीं नज्म नहीं। और जाहिर सी बात है कि उनकी नज्मों को समझने के लिए भी एक साहित्यिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना की जरूरत होती है, उस विजन की जरूरत होती है। इन लफ्जों को वो कौन समझेगा। क्योंकि उर्दू शायरी में तो गुलो रुखसार और महबूब और वफा और हिजर इनकी बातें होती, वो भी करती हैं इनकी बातें, लेकिन उनका अंदाज, उनका डिक्शन बिल्कुल अलग था। तो उसको समझने के लिए तो फिर बहुत बड़ी जरूरत होती होती थी। तो उनसे कहते थे गजल सुनाइए, अच्छा आप पंजाबी की शायरा हैं, आप पाकिस्तान से आई हैं, ये बहुत प्रॉब्लम उनके साथ होती थी। इलाहाबाद में मैंने देखा कि उनको लोगों ने जमकर बहुत अच्छी तरह सुनाई, या जेएनयू में या जामिया में जहाँ पढ़ा लिखा हल्का होता था। एक उनकी कविता शायद आप लोगों ने सुनी हो, बहुत मशहूर है, दिल्ली तेरी छाओ। क्योंकि उनको दिल्ली और पाकिस्तान में सिंध, क्योंकि वो 3-4 साल की, 2-3 साल की थी तभी पाकिस्तान चली गई थी, 4 साल की थी तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो बहुत बहुत ही उनकी सारी जिंदगी जो है सिंध में गुजरी, और जाहिर है उन्हें सिंध से बेहद मोहब्बत थी। उनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें 2 बड़े अवार्ड दिए, उसके अलावा उनको यूएस से मिला अवार्ड। लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा जिस अवार्ड की कदर थी वो शेख हयाज अवार्ड था, जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया, और वो कहती थी कि ये मुझे वहां की जनता ने दिया। तो सिंध से जो उनका लगाव था। दिल्ली तेरी छाँव बड़ी कहरी, मेरी पूरी काया पिघल रही, मुझे गले लगाकर गली गली धीरे से कहे तू कौन है री।
मैं कौन हूँ माँ तेरी जाई हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ माँ तेरी जाई हूँ। पर देश नए में आई हूँ। मैं रमती पहुंची अपनों तक, पर प्रीत पराई लाई हूँ। तारीख की गोर गुफाओं गुफाओं में शायद पहचाने, शायद पाए पहचान मेरी। था बीज में देश का प्यार घुला, पर देश में क्या क्या बेल चढ़ी। नस नस में लहू तो तेरा है, पर आंसू मेरे अपने हैं। होठों पर रही तेरी बोली, पर नैन में सिंध के सपने हैं। होठों पर रही तेरी बोली, पर नैन में सिंध के सपने हैं। वो हमेशा ये बात कहती थी और वहां की जो सिंधु नदी और मेहरान नदी उनका उनका जिक्र करती थी और उनकी कविताओं में भी है वो जिक्र। मन माटी जमुना घाट की थी, मन माटी जमुना घाट की थी, पर समझ जरा उसकी धड़कन। इसमें करुंझर की सिसकी, इसमें इसमें होके डालता चलतन। तेरे आंगन मीठा कुआं हंसे, तेरे आंगन तेरे आंगन मीठा मीठा कुआं हंसे। क्या फल पाए मेरा मन रोगी, एक रीत नगर से मोह गिरा। बसते हैं जहां प्यासे जोगी, तेरा मुझसे कोक का नाता है, तेरा मुझसे कोक का नाता है। मेरे मन की पीड़ा जान जरा, वो रूप दिखाऊं तुझे कैसे, जिस पर सब तन मन वार दिया। क्या गीत है वो कोहयारों के, क्या घायल उनकी बानी है। क्या लाज रंगी वो फटी चादर, जा थकी तलजन तानी है। वो घाव घाव तन उनके, पर नस नस में अग्नि देह की। वो बाट घिरी संगीनों से और झपट शिकारी कुत्तों की। जिन हालात में वो वहां से आई थी, हैं जिनके हाथ पर अंगारे, मैं उन बंजारों की चीरी। माँ उनके आगे कोरा कोरा कहे, और घर पे कह सकती कह दो पहरी। मैं बंदी बांधू की बांधी, वो बंदी खाने तोड़ेंगे। हैं जिन हाथों में हाथ दिया, सो सारी सलाखें मोड़ेंगे। मैं बंदी बांधू की बांधी, वो बंदी खाने तोड़ेंगे। हैं जिन हाथों में हाथ दिया, सो सारी सलाखें मोड़ेंगे। तू सदा सुहागन हो मारी, मुझे अपनी होड़ निभाना है। रे दिल्ली छूकर चरण तेरे, मुझे रे दिल्ली छूकर चरण तेरे, मुझको वापस मुड़ जाना है। और जाहिर है वो यहाँ से वापस मुड़ी। और हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने गोदावरी भी एक नॉवेल लिखी थी जब महाराष्ट्र में गई थी एक हिल स्टेशन पर। तो उन्होंने मुझे वो किताब दी, मैंने पढ़ी और उन्होंने कहा कि तुम्हें इसमें बहुत से पात्र मिलेंगे जो जाने पहचाने हैं। क्या तुम पूरा चांद ना देखोगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जाहिर है वो अपने हम वतनों से कह रही थी जो वो चाहती थे कि वहां व्यवस्था बदले। तो उन्होंने वो कविता लिखी, वो भी यहाँ हिंदी में छपी। और उसके बाद जब वो लास्ट उनकी जो 2-3 ट्रिप थी, उनके बेटे की अमेरिका में डेथ हो गई थी कबीर की। तो कबीर के लिए उन्होंने एक कविता लिखी है, वो किताब में छपी है, एक लंबी कविता है कबीर के लिए। वो बहुत पर्सनल सी चीज है। 2-3 चीजें और हैं उन्होंने, जैसे आजकल आम की बड़ी शौकीन थी और आम का जमाना है ये, तो उन्होंने मेरे बाग के जो एक खास किस्म के आम होते थे उस पर एक कविता लिखी थी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मुस्लिम बिरादरी में शादी के समय औरतें जो हैं वो विदाई पढ़ती हैं और सेहरा जो है पुरुष पढ़ते हैं। मुझे संजय श्रीवास्तव बता रहे थे कि उनके यहाँ भी कायस्थों में भी ये रिवाज है कि पुरुष सेहरा पढ़ते हैं। कभी हमने किसी औरत को सेहरा लिखते या पढ़ते नहीं देखा, लेकिन मेरे भाई की शादी में वो मुजफ्फरनगर एक कस्बे में गई थी और उन्होंने वो सेहरा पढ़ा था। ये बहुत बिल्कुल एक अद्भुत बात थी कि एक औरत ने सेहरा पढ़ा और फिर एक कस्बे में एक गांव में जाकर उन्होंने पुरुषों में खड़े होकर वो सेहरा पढ़ा। तो वो वीडियो भी है उनका, मेरे पास तो नहीं है, मेरे भाई के पास है। तो उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकाशित नहीं हुई अभी, तो उनको चाहेंगे कि हम उन्हें इकट्ठा करें। संध्या पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें को सवाल जवाब करने का कोई ऑप्शन था या नहीं था। कहीं से मुझे सवाल तो नजर नहीं आए। अगर मुझे सुन रहे हैं और बताएं कि कुछ कोई बात पूछना चाहते हैं, अभी 2-4 मिनट बचे हैं। आई डोंट नो ऑप्शन कहाँ है वो।
हेलो, हेलो। हाँ, पता नहीं, इसमें सवाल तो आ नहीं रहे हैं कहीं से। हाँ, मैं ये कह रही हूँ अगर कोई प्रश्न करना चाहता है उनके बारे में। और मेरी ये बात, आज की जो बात है, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो मैं कई उनकी कविताएं सामने नहीं रख सकी, वरना मैं रखना चाहती थी। और कोई अगर सवाल करना चाहता है उनके बारे में, मैं तो ज्यादा यही चाहती थी कि उनके उन पहलुओं पर मैं बात करूं जिनके बारे में लोग आमतौर पर नहीं जानते, और बहुत से पहलू हैं अभी। जब हेलो, हेलो। हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ कि अगर कोई करना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। मुझे तो खैर नजर नहीं आ रहा। मैं बस ये जरूर माफी मांगना चाहती हूँ कि टेक्निकल चीजों में आज मैं इतना उलझ गई अपने में। जो सामाइन है उनसे कहना चाहती हूँ कि कुछ चीजें जो मैं और उनकी नज्में नज्मों के कुछ शेर निकाल कर सुनाना चाहती थी, या एक दो नज्म थी। और आप रिश्ता पर जाकर पढ़ सकते हैं अगर मिल जाए, ताजियती करारदातें या पूर्वांचल, या और भी उनकी कविताएं हैं। हेलो, 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 हेलो। हाँ, हाँ, आ रही है बिल्कुल। ओ, देखिए ये तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, उसको निकालना पड़ेगा मुझे कहीं से। और ये मैं बता दूं कि ये बड़ा इसने हंगामा किया था। ये नज्म की जितनी मुखालफत हुई, इतनी ही ये मकबूल भी हुई हिंदुस्तान में। मैं तो चाह रही थी कि ये नज्म सब सुनते ही रहते हैं, और इसको ना सुने। मैंने निकाल कर भी इसलिए नहीं रखी कि शायद 14 मार्च और कौन सा सन था जब जेएनयू के मुशायरे में ये पढ़ी गई थी। और वहाँ प्री प्लान थी, वो तो राज्य प्रायोजित था कि वहाँ किस तरह तुम हम जैसे निकले। देखिए निकल आती है तो मैं जरूर सुना देती हूँ। जी, 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 निकल है। अगर लोगों की ये फरमाइश है कि मैं ये नज्म सुनाऊं, मैं तो सोचती हूँ कि ये तो इतनी बार सुनी और पढ़ी गई है कि, लेकिन हाँ इसकी सार्थ मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब मैं जामिया में थी तो मैं उनकी नकल उतारा करती थी। तब तो मेरी बहुत उम्र कम थी, 30 साल पुरानी बात है। 30 साल से भी ज्यादा, सॉरी, 35 साल पुरानी बात है। तो लोग कहते थे, एक मुशायरा होता था कि तुम इनकी नकल में पढ़ सकती हो, लेकिन अब वो मुझसे अंदाज नहीं आ रहा जिस तरह से वो पढ़ा करती थी। और मैं उनको वो पढ़कर भी बताती थी कि आप इस तरह पढ़ती हैं। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे। अरे बधाई, बहुत बधाई। अरे बधाई, बहुत बधाई। प्रेम धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे। कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे राज करोगे, अपना चमनता राज करोगे। तुम भी बैठे तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी। होगा कठिन वहां भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना। आ रहा है भाई, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, वहां भी सबकी सांस घुटेगी। माथे पर सिंदूर की रेखा,
कुछ भी नहीं पड़ोस से सीखा, क्या हमने दुर्दशा बनाई, क्या हमने दुर्दशा बनाई, कुछ भी तुमको नजर न आई। कल दुख से सोचा करती थी, कल दुख से सोचा करती थी, सोच के बहुत हंसी आ जाई। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम दो कौम नहीं थे भाई। मश्क करो तुम, आ जाएगा उल्टे पांव चलती जाना, उल्टे पांव चलते जाना। ध्यान न मन के दूजे आए, बस पीछे ही नजर जमाना। भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलियत पन के गुन गाना। आगे गड्ढा है ये मत देखो, लाओ वापस गया जमाना। एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ। कैसा वीर महान था भारत, कैसा आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस पर लोग पहुंच जाओगे। हम तो हैं पहले से वहां पर, हम तो हैं पहले से वहां पर। तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। और मैं आपको एक चीज मुझे याद आ गई, मैं चलते चलते ये बता दूं कि वो यहाँ ठहरी हुई थी और डीपी त्रिपाठी ने एक आयोजन रखा था उनके लिए अपने घर में। तो खूब साड़ी वाड़ी पहनी और बहुत तैयार हुई और मुझसे भी कह रही तुम सजो, तुम ये पहनो। मैंने कहा नहीं नहीं, अपने दोस्त आ रहे हैं, मैं क्या साड़ी वाड़ी पहन के यहाँ बैठूंगी। लेकिन वो बहुत तैयार हुई बैठी। उसके बाद फिर एक साल के अंदर फिर दोबारा आई एक मुशायरे में, डीसीएम का मुशायरा था। तो उनके पास ब्लाउज अच्छे नहीं होते थे, साड़ियां तो होती थी। मैं उनके लिए ब्लाउज भी ले गई और साड़ी भी ले गई, उनके नाप का ब्लाउज कि आप मुशायरे में जाएं तो ये पहने। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि अनप्रेडिक्टेबल मूड्स होते थे और उनको हमें झेलना पड़ता था जो उनके इर्द गिर्द होते थे। ये हमें सौभाग्य था हमारा। तो कहने लगी कि नहीं नहीं, बहुत मूड खराब था, बोली मैं नहीं पहनूंगी ये साड़ी। मैंने कहा क्यों नहीं पहनेंगी? नहीं मुझे साड़ी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा आप तो इतने शौक से पहनती थी। बोली नहीं, मोदी आ गया है, अब नहीं पहनूंगी, जब मोदी चला जाएगा तब मैं साड़ी पहनूंगी। अरे मैंने कहा ये क्या है, ये तो एक ड्रेस है। और फिर पता है, एक बहुत विदाउट क्रीज, मूड खराब था, बहुत बुरा सा एक सूट निकाला उन्होंने, वो पहना और वो मुशायरे में गई। और उनका मुशायरा, मैंने कहा मैं प्रेस कर दूं, लेकिन उन्होंने नहीं कराई और वैसे ही गई। तो और फिर जो मैं कहती थी ये सूट आपका बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो हमेशा मुझे वो कपड़े दे जाती थी, वो मेरे ही पास रहते थे। तो इस तरह की थी फहमीदा रियाज। तो जाहिर है एक जो रचनाकार होता है वो उसके अंदर ये चीज होती है। और वो ये कहती भी थी कि जब मेरे अंदर कोई नया विचार आता है या मैं कुछ अनुभव करती हूँ, अनुभूति हो, तो वो मेरे मन पे एक बोझ हो जाता है। और वो बोझ उस वक्त तक नहीं उतरता जब तक मुझे कलम और कॉपी नहीं मिलती। उर्दू शायरी में कहा जाता है एक आवुर्द और एक आमद। आमद यानी कि बस शेर जो है नाजिल हो रहे हैं, कविता नाजिल हो रही है, वो एक चमत्कार होता है। लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल ऐसा मैंने होते देखा है, रात में एकदम बेताब हो गई, परेशान हो गई और फिर एकदम से पेन ढूंढेंगी, कॉपी ढूंढेंगी, कुछ भी मिल जाएगा। और उसके ऊपर वो रात को फिर उसमें उन्हें सिगरेट चाहिए और कॉफी चाहिए। अगर कोई नहीं बना के देता था, खुद एक जल्दी से एक कॉफी बनाती थी और सिगरेट सुलगाती थी और फिर उनकी कविता शुरू हो जाती थी। ऐसे ही मेरे यहाँ मेरठ में मैं उनसे कह रही थी कि सेहरा लिख दीजिए, सेहरा लिख दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। और अचानक फिर वहां शादी का माहौल देखा और मालूम हुआ सब वहां ढोलकी पे हो रही है, गाने हो रहे हैं। लेकिन वो कमरे में उन्होंने मेरे भाई से कहा मुझे एक पैकेट, और उस माहौल में जो मेरे घर का था, एक पैकेट सिगरेट ला दो और एक कॉफी बनवा दो। पता नहीं, मुझे तो बाद में पता लगा कि एक कॉफी का इंतजाम हुआ, थैंक्स गॉड के कुछ और नहीं हुआ। और उन्होंने एक सिगरेट मांगी और वो सुलगा कर और उन्होंने सेहरा लिख दिया। तो वो उनके ऊपर एकदम से एक आमद होती थी और वो फिर बेचैन हो जाती थी। ये तो उनकी जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें हैं जो याद की जाएंगी और हम याद करते ही रहते हैं। कल उनकी बेटी, ऐसा लगा कि पता नहीं कोई मैंने पुराना सास छेड़ दिया। अभी आप कभी और ये लोग डिस्कशन कराएं। और उनके कुछ दोस्त हैं जैसे सुबोध लाल हैं या विभूति विभूति जी हैं, राय साहब, ये लोग, जिन इन लोगों का भी बहुत साथ रहा है। इन लोगों को पैनल में बुलाएं, उनकी शायरी पर बात हो और दूसरी चीजें हों। मैं तो बार बार फिर पूछती हूँ कि कोई सवाल अगर कोई करना चाहता है नवोदिता, तो वो सवाल करें। टाइम तो आई थिंक कि ओवर हो गया है, इसलिए मैं कोई दूसरी कविता नहीं निकाल रही हूँ इसीलिए।
कि टाइम अब नहीं है उनको। यहाँ पर उन्होंने फारसी की भी कई चीज़ों को तर्जुमा किया। जलालुद्दीन रोमी का एक उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, वो इंग्लिश और उर्दू में है, और जब वो इतना अच्छा तर्जुमा हो गया, अनुवाद, कि वो खुद कहती थी कि ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार हो गया है, मुझसे किसी ने, किसी ताकत ने करवाया है। और इन्होंने मुजफ्फर अली ने खास तौर से उनको बुलाया था थैंक्स करने के लिए, क्योंकि मुजफ्फर अली का भी इंक्लिनेशन बहुत है सूफीज्म की तरफ, और जिन लोगों ने भी वो पढ़ा है, बहुत मुश्किल काम है ये। उन्होंने सिंध के कई शायर, और उनको क्योंकि फारसी सिंधी पर उबूर हासिल था, तो हेलो, 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 तो और हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने हिंदी सीखी। हेलो, जी, जी बताइए। ठीक, अच्छा ठीक है, वो तो मैं नहीं देख पाई, पता नहीं क्यों उसमें वो नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरे हिसाब से तो टाइम हो चुका है, तो मैं तो धन्यवाद कर देती हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने हिंदी भी पढ़ना सीखी थी, और उसको समझती थी, और मेरे, और फिर उपनिषद पढ़ना चाहती थी, हिंदी माइथोलॉजी, और एक उनकी एक दो ख्वाहिश रह गई, वो यहाँ आकर ऋषिकेश के किसी आश्रम में जाकर रहना चाहती थी। बेटे की डेथ के बाद बहुत वो सूफी संत टाइप की हो गई थी, और मुझसे कहती थी कि तुम मुझे ऋषिकेश लेकर चलो, लेकिन तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, और एक मेडिटेशन करना चाहती थी। भारतीय संस्कृति, यहाँ के लोक कलाओं से उन्हें बहुत 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 प्यार था, और उनकी तरफ से मैं सबका धन्यवाद। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आई थिंक टाइम तो ओवर हो गया है, फिर कभी मौका मिलेगा, ये लॉकडाउन खत्म हो, स्थितियां अच्छी हो, सब दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो बहुत सी चीजें साझा कर सकते हैं। जी, हेलो, संध्या में और कोई प्रसंग इसलिए नहीं छेड़ रही कि क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, और सवाल मुझे नजर नहीं आ रहे कि कोई वो ऑप्शन इस बार इस टॉप में आया नहीं कि अगर कोई सवाल करे तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। अनुराग कुमार, कमेंट मॉडरेशन, वो मुझे नहीं मालूम था।